जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुशामदीद है। तो तदरीस का सिलसिला जहाँ पर हम लोगों ने मुनक़ता किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ET 115 बुक बी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 तक बुक ए थी, चैप्टर नंबर 7 से बुक बी स्टार्ट हुई है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था, यानी वहाँ पर बुक ए हमारी पेपर ए ख़त्म हो चुका था। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास वो बुक बी का चैप्टर है। तो बुक बी के चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसका पहला क्वेश्चन। बुक बी हमारे पास शुरू हुई थी AC फंडामेंटल से। उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और AC जनरेटर के काम करने का असूल। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, एक्सप्लेन सिंगल लूप जनरेटर। सिंगल लूप जनरेटर की वजाहत करें। जनरेटर कौन सा है? सिंगल लूप। सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर की। जनरेटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटर। और एक ऐसी डिवाइस जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं मोटर। तो जनरेटर क्या है? एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग इनपुट पर क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट पर वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जनरेटर किस असूल पे काम करता है। हमने पढ़ा था कि जनरेटर वर्क करता है प्रिंसिपल्स ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। जनरेटर किस असूल पे काम कर रहा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया था कि फैराडेज लॉ क्या होता है। उसके हमने 2 कवानीन पढ़े थे। पहला कानून पढ़ा था हमने कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें EMF पैदा होती है। यानी जब भी कोई कंडक्टर किसी साकिन मकनातीसी फील्ड को या एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी साकिन कंडक्टर को कता करेगी तो दोनों सूरतों में उसमें EMF पैदा होगी। और दूसरा कानून हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि पैदाशुदा EMF का इन्हिसार कटने वाले फ्लक्स में तब्दीली की शरह के बराह रास्त मुतनासिब होता है कि जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लाइन्स ऑफ फोर्सेस को कता करेगा उतनी ज़्यादा EMF पैदा होगी, जितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम कता होंगी उतनी ही EMF भी कम पैदा होगी। यानी दूसरा कानून कहता था कि पैदाशुदा EMF का इन्हिसार कटने वाले फ्लक्स में तब्दीली की शरह के बराह रास्त मुतनासिब होता है। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंगल लूप एक ऐसा जनरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक लूप पर मुश्तमिल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लूप जनरेटर। वो AC भी हो सकता है, वो DC भी हो सकता है। अगर DC होगा तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग की मदद से हम लोग सप्लाई को उठाकर कार्बन ब्रशेस से बाहर लेंगे। अगर AC जनरेटर होगा तो हम उसको स्लिप रिंग्स के ज़रिए उठाकर बाहर लेंगे सप्लाई को। ये 2 अलग-अलग वर्ड्स हैं। एक होता है स्लिप रिंग्स और एक दूसरा वर्ड है हमारे पास स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का मतलब कि एक कार्बन के रिंग को एक से ज़ायद हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक रिंग को अगर एक रहने देंगे तो स्लिप रिंग बन जाएगी, अगर उसे दरमियान से काट कर एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो वो स्प्लिट रिंग बन जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वही कम्यूटेटर बन जाएगा। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग इन दोनों का काम एक ही है। क्योंकि लूप एक इस्तेमाल हो रहा है तो स्प्लिट रिंग इस्तेमाल कर लेंगे, लूप एक से ज़्यादा होगा तो हम उसको कम्यूटेटर इस्तेमाल कर लेंगे। AC जनरेटर की सूरत में स्लिप रिंग्स इस्तेमाल होंगी, DC जनरेटर की सूरत में स्प्लिट रिंग्स या फिर कम्यूटेटर को इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंगल लूप जनरेटर एक ऐसा जनरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक लूप पर मुश्तमिल होता है
उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लूप जनरेटर। ये एक सिंगल लूप जनरेटर है हमारे पास। ये इसके बार मैग्नेट्स हैं एक, और ये एक नीचे लगा हुआ है, ये बार मैग्नेट्स। ये इसका एक्साइटिंग कॉइल, एक्साइटिंग कॉइल यानी वो कॉइल होगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास आ गया इसका एक्साइटिंग कॉइल, ये बार मैग्नेट्स, और ये एक लूप है। सिर्फ अगर देखा जाए तो ये कार्बन के, सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, कॉपर के कंडक्टर का एक लूप बना हुआ है। ये हमारे पास इसके दरमियान में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये स्प्लिट रिंग्स है, ये दरमियान में एक कट लगा हुआ है इसके, ये स्प्लिट रिंग्स आ गया। यहाँ से हम इसको मैकेनिकल सप्लाई फराहम कर रहे हैं। ये कनेक्शंस आ गए हमारे पास इसकी एक्साइटर की सप्लाई के कॉइल के, और ये आ गया हमारे पास कार्बन ब्रशेस की आउटपुट। तो देखते हैं इस कॉइल की सप्लाई को हम लोगों ने जोड़ दिया एक्साइटर से। एक्साइटर मतलब कोई भी एक डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्योंकि डीसी सप्लाई का फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तब्दील नहीं होता, और दूसरी बात डीसी के अंदर हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होते। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है हमारे पास? हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में हर हाफ साइकिल के बाद करंट की वैल्यू 0 होती है। जब करंट की वैल्यू हर हाफ साइकिल के बाद 0 होगी तो इसका मतलब है कि फ्लक्स की वैल्यू भी हर हाफ साइकिल के बाद 0 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो फ्लक्स पैदा होता है, यानी फ्लक्स पैदा करवाने की बेस क्या है? करंट। जब करंट ही हर हाफ साइकिल के बाद 0 हो रहा है, यहाँ देखिए करंट की वैल्यू 0, यहाँ करंट की वैल्यू 0, यहाँ करंट की वैल्यू 0। जब करंट ही 0 हो गया तो करंट से फ्लक्स पैदा हो रहा था, करंट 0 हुआ तो मतलब फ्लक्स भी 0 हो गया। इसलिए हम एसी सप्लाई इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग कौन सी सप्लाई इस्तेमाल करते हैं? डीसी, क्योंकि डीसी के अंदर हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है। डीसी का फ्लक्स एसी की निस्बत ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्साइटर के साथ जोड़ दिए एक डीसी सप्लाई। जब इसको हम लोगों ने डीसी सप्लाई से जोड़ा, इस कॉइल में करंट गुजरा, डीसी करंट गुजरने की वजह से इसमें एक फ्लक्स पैदा हुआ, और ये जो बार मैग्नेट थे ये हमारे पास बन चुके हैं इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट दो टाइप्स के हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो हम नेचुरली कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, जो हमेशा मकनातीसी रहते हैं, उनको किसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? जब तक ये सप्लाई से जुड़े रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहेगा। जो ही इसकी सप्लाई ख़त्म करेंगे इसकी मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाएगी। अब सपोज करते हैं ये बन गया हमारे पास नॉर्थ पोल और ये बन गया हमारे पास साउथ पोल। लाइंस ऑफ फोर्सेस हम जानते हैं हमेशा ट्रैवल करती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन अ लीनियर फॉर्म। हमेशा जो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल करेंगी वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और किस तरफ ट्रैवल करती हैं? साउथ पोल की तरफ। और याद रहे कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा एक लीनियर फॉर्म में, एक तरतीब से, एक डिसिप्लिन से नॉर्थ पोल से निकलेंगी और ट्रैवल करेंगी किस साइड पर? साउथ पोल की तरफ। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ये आ गई हमारे पास मकनातीसी खतूत जो लीनियरिटी से, डिसिप्लिन से, तरतीब से नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं? साउथ पोल की तरफ। ये हमारे पास इस वक्त बन चुका है नॉर्थ पोल और ये बन गया है साउथ पोल। यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकल रही हैं और इस तरफ जा रही हैं। इसको हमने दी एक मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर इसको मैं हाथ से घुमा देता हूँ तो मैकेनिकल फोर्स ही दी गई है। जब हमने इसको मैकेनिकल फोर्स दी तो यहाँ पर मौजूद जो लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, इस कंडक्टर ने घूमते हुए उन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता किया। लिहाजा जनरेटर के इस कंडक्टर में इस एक जो सिंगल लूप बनाया गया था कॉपर के कंडक्टर का, इस कंडक्टर में इस लूप में क्या पैदा हो चुकी है? ईएमएफ। याद रहे कि यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा हो रही है वो कौन सी है? एसी। कोई भी जनरेटर है वो एसी पैदा करता है। हम बाद में उसे विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर और रेक्टिफायर कन्वर्ट करते हैं किसमें? डीसी में। कोई भी जनरेटर जो है वो डायरेक्ट डीसी सप्लाई पैदा नहीं करता। यहाँ पर हम लोगों ने एक लूप वाला कंडक्टर रख दिया। इस वक्त लूप जो है जिस डायग्राम के मुताबिक देखा जाए तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और कंडक्टर जो है वो इस वक्त इसके 90 के एंगल पर पड़ा हुआ है। अगर पहली डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कंडक्टर हमारे पास आ गया है
ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, इसके दरमियान में भी कुछ बनेगी। अगर पहली कंडीशन को देखता हूँ तो देखें लाइंस ऑफ फोर्सेस इस वक्त चल रही हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यहाँ से निकल रही हैं और इस तरफ जा रही हैं। कंडक्टर भी बिल्कुल इन्हीं की सीध में है, यानी ये दोनों इस वक्त सेम एंगल पर हैं। जब सेम एंगल पर होंगी इस तरह से तो इस वक्त कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस ना यहाँ कता हो रही हैं ना यहाँ कता हो रही हैं, लिहाजा इस कंडक्टर में इस वक्त कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रही। अगर आपको एंगल नज़र आ रहा हो तो इसको हमने घुमाया, इस एंगल पर आकर कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस कता होना शुरू हो गई। जब यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस कता होंगी, यानी ये अब 90 पर आ चुका है। 90 पर आया तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस कता हुई और साथ ही हमारे पास इसका एक साइकिल भी कंप्लीट हो गया। ये देखें हमारे पास ये चलता हुआ स्टार्ट, हमने एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, यहाँ से किया है। इस वक्त कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रही। घूमता हुआ जब यहाँ पर आया कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस कता हुई, लिहाजा कुछ ईएमएफ पैदा होना शुरू हो गई। जब 90 पर आया, ये इसका 90 बन रहा है इस वक्त, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही हैं यहाँ से इस तरफ। इस वक्त ये मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता कर रहा है। मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस कता होने से ईएमएफ भी मैक्सिमम पैदा हो रही है। इस वक्त अगर साइन वेव का देखता हूँ तो इतना हिस्सा हमारे पास डिवेल्प हो चुका है, 0 से शुरू हुआ है, इस एंगल पर आया, कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस कता हुई, कुछ ईएमएफ पैदा होना शुरू हो गई। जब बिल्कुल 90 के एंगल पर आएगा, इस एंगल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस कता हुई और ईएमएफ का, साइन वेव का इतना हिस्सा जनरेट हो चुका है। अब ये वापस घूमता हुआ इस तरफ आएगा और दोबारा 0 पर आ जाएगा। ये वोल्टेज रिड्यूस होते हुए, कम होते हुए दोबारा यहाँ पर आए 180 पर, दोबारा ये 0 हो गया। अब ये नेक्स्ट साइकिल इसी तरह चलेगा और ये यहाँ पर वापस आ जाएगा, वो उसका बन जाएगा नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अपना एक चक्कर मुकम्मल किया और एक पूरा साइकिल प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर पैदा हो चुकी है हमारे पास एसी सप्लाई। यहाँ से एसी सप्लाई जो इस कंडक्टर में, इस सिंगल लूप में जनरेट हुई थी, वो जनरेट होकर कहाँ चली गई है, इस स्प्लिट रिंग में। यहाँ कहाँ चली गई है, इस स्प्लिट रिंग में। अगर आप देखें तो ये इसके दरमियान में एक कट दिया गया है, ये स्लिप रिंग नहीं बल्कि स्प्लिट हो गया, तकसीम हो गया। स्प्लिट का मतलब है तकसीम होना। ये स्प्लिट रिंग्स बन चुका है स्लिप रिंग से। अब इसने क्या किया, एसी को कन्वर्ट किया डीसी में। यहाँ पर अगर एसी सप्लाई लेना चाहते हैं तो स्लिप रिंग लगा देंगे। यहाँ से ये लगे हुए हैं इसके कार्बन ब्रशेस, सप्लाई आई कार्बन ब्रशेस में। कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस का काम होता है सप्लाई को बैरूनी सर्किट तक पहुंचाना। कार्बन ब्रशेस ने सप्लाई को कलेक्ट किया, इन टर्मिनल से उठाकर हमने सप्लाई किसको दे दी, आगे लोड को। तो ये हमारे पास था सिंगल लूप जनरेटर। सिंगल लूप जनरेटर एक ऐसा जनरेटर जो सिर्फ और सिर्फ कॉपर के कंडक्टर के एक लूप पर मुश्तमिल होते हुए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल लूप जनरेटर। जी, ये हमारे पास सिंगल लूप जनरेटर के काम करने का असूल। उम्मीद है कि आपको इसके तमाम एंगल्स और पैदा होने वाली ईएमएफ का मेथड समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे, मेरा ख्याल जो हमारा 40% न्यू कोर्स आया उसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ डेफिनेशंस के मुतालिक है। साइकिल, डिफाइन द फॉलोइंग्स, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग्स, मंदरजा झेल की तारीफ करें। नंबर 1 साइकिल, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 टाइम पीरियड, नंबर 4 एम्पलीट्यूड और नंबर 5 इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में से इनमें से कोई 1 या 2 डेफिनेशंस लाजमी आती हैं। मंदरजा झेल की तारीफ करें। साइकिल,
अभी अभी हमने पढ़ा कि एक कंडक्टर सिंगल लूप का जब चलता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, 90 पर जाकर अपनी मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करता है, उसके बाद दोबारा मिनिमम की तरफ ट्रैवल करता हुआ 180 पर आकर दोबारा 0 हो जाएगा। 180 से फिर उसका नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा, 270 पर जाकर दोबारा से मैक्सिमम होगा और 360 पर जाकर दोबारा से 0 हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बढ़ता गया, 90 पर जाकर मैक्सिमम हुआ, 90 से फिर दोबारा कम होता हुआ 180 पर आकर 180 डिग्री, 90 डिग्री, दोबारा 0 हुआ। यहाँ से इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर इंक्रीज होता हुआ स्टार्ट हुआ, 270 डिग्री पर जाकर ये दोबारा मैक्सिमम हुआ और फिर रिड्यूस होता हुआ 360 पर जाकर दोबारा से 0 हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, साइकिल जब कंडक्टर एक मुस्बत और एक मनफी हाफ साइकिल मुकम्मल करता है, ये मुस्बत और ये मनफी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 हाफ साइकिल्स मुकम्मल कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल। यानी जब कोई कंडक्टर एक मुस्बत और एक मनफी वेव या साइन वेव मुकम्मल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक साइकिल। दूसरी चीज़ है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। पाकिस्तान में हम जानते हैं स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड। अब ज़रा इस एक वर्ड पे हम लोग गौर करें, अगर 50 साइकिल्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, एक सेकंड के अंदर, यानी एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रिकल साइकिल गुजरेंगे, हाफ साइकिल नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग एक साइकिल, ये बन गया हमारे पास हाफ साइकिल। ये कंप्लीट है। एक कंप्लीट कितने हाफ साइकिल्स पर मुश्तमिल है, 2 हाफ साइकिल पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक सेकंड में जितने साइकिल्स गुजरते हैं, इलेक्ट्रिकल साइकिल्स गुजरते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कंप्लीट कितने साइकिल्स हैं, 50। इसका मतलब हाफ साइकिल कितने हो गए हैं, 100। एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल साइकिल्स की तादाद कितनी है, 50, तो हाफ साइकिल्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 100। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, एक सेकंड के अंदर गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल साइकिल्स की तादाद को क्या कहा जाता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी जनरेट कहाँ हो रही है, जनरेटर में, ये किसी सब स्टेशन पे, किसी ग्रिड स्टेशन पे या किसी आले के ज़रिए हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये कहाँ जनरेट हो रही है, जनरेटिंग स्टेशन पर। जनरेटिंग स्टेशन पर कहाँ पैदा हो रही है, जनरेटर के अंदर। जनरेटिंग स्टेशन पे फ्रीक्वेंसी कहाँ पैदा हो रही है, जनरेटर्स में। अब जनरेटर फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेटर के अंदर अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टर मूव हो रहा है, एसी में हम उसको रूटर कहते हैं, रूटर गर्दिश कर रहा है। एक सेकंड में रूटर के चक्रों की तादाद क्या कहलाती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में रूटर जितने चक्कर ले रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। या एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल साइकिल्स की तादाद को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 पे है जी हमारे पास टाइम पीरियड। एसी वैल्यू में करंट या वोल्टेज को एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जो टाइम, जो वक्त दरकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या है, जितना टाइम इस एक साइकिल ने मुकम्मल होने में लिया है, एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम या वो टाइम का पीरियड जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल साइकिल मुकम्मल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एसी वैल्यू में करंट या वोल्टेज को एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार होता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस रिक्वायर्ड टाइम को या उस दरकार वक्त को क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड। टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम होता जाएगा। नंबर 4 पे है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड। एसी की मैक्सिमम वैल्यूज़ को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यहाँ पे देखें, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड। किसी भी एसी के
साइकिल्स में या साइन वेव में जो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एसी की मैक्सिमम वैल्यूज़ को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एसी एक साइकिल में 2 मरतबा अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पर पहुंचता है। देखिए एक दफ़ा 90 पर पहुंचा, एक दफ़ा 270 पर पहुंचा। 270 डिग्री पर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा है और 90 पर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा है। ये पॉजिटिव में ज़्यादा से ज़्यादा है, ये नेगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, एसी वैल्यूज़ में करंट या वोल्टेज का अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पर पहुंचना क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड। और एक हाफ साइकिल के अंदर एसी में 2 दफ़ा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पर पहुंचता है, एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक दफ़ा मनफी हाफ साइकिल में। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंस्टाटेनियस वैल्यू। इंस्टाटेनियस वैल्यू लम्हाती तौर पर, यूँ कह लें कि ये परमानेंट या कांस्टेंट नहीं है, लम्हाती तौर पर यकदम से एक लम्हे के लिए अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पर पहुंचना, वो क्या कहलाता है, उसका इंस्टाटेनियस वैल्यू। या हम इसको दूसरी ज़ुबान में सर्ज करंट भी कहते हैं, सर्ज वैल्यूज़ या सर्ज करंट। सर्ज वैल्यूज़ या इंस्टाटेनियस वैल्यू लम्हाती तौर पर, परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम एसी की ज़ुबान में बात करते हैं तो 2 हमारे पास फेज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा है रेड, येलो, ब्लू और चौथा वायर हमारे पास न्यूट्रल। ट्रांसमिशन में अगर आपने देखा हो तो रेड, येलो, ब्लू 3 कंडक्टर हैं हमारे पास, इसमें न्यूट्रल वायर शामिल नहीं है। कभी आपने देखा है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कंडक्टर्स के दरमियान में सैग होता है, कंडक्टर खींच कर नहीं बांधे जाते बल्कि इनके दरमियान में कुछ झुकाव होता है, सैग होता है। जब हवा का प्रेशर पड़ता है या कोई आंधी तूफान आता है तो हवा के अंदर हवा के प्रेशर की वजह से कंडक्टर्स में वाइब्रेशन पैदा होती है। जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो कंडक्टर अपनी जगह से हिलते हैं, झूलते हैं हवा में, जिसको हम लोग कहते हैं डांसिंग ऑफ कंडक्टर इन एयर। कंडक्टर अपनी जगह से हिले, पॉसिबल है कि सैग ज़्यादा होने की वजह से दोनों कंडक्टर आपस में टकराए और अलहदा हो। या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या ट्रांसमिशन लाइन में सपोज किए ये हमारे पास 3 कंडक्टर हैं, ये रेड, येलो, ब्लू और डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में ये आ गया न्यूट्रल। यहाँ पर इस पर कोई एक परिंदा, कोई बर्ड, कोई एक परिंदा आकर बैठ गया, कोई कौवा बैठ गया है या कोई कबूतर बैठ गया है, इसका कोई पर, इस कबूतर की कोई टांग या इस कौवे की कोई टांग या पर किसी दूसरे कंडक्टर पर जाकर लगता है तो लम्हाती तौर पर फेज़ टू फेज़ फॉल्ट आया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो नीचे गिर गया, दोनों लाइनें दोबारा से अलहदा हो गई। तो जितनी देर के लिए ये ब्रिजिंग, इस अमल को बोला जाता है ब्रिजिंग हुई थी, ये यहाँ पर ब्रिजिंग हुई थी, 2 फेज़ आपस में मिले थे तो लम्हाती तौर पर करंट या वोल्टेज इंक्रीज हुए थे। जैसे ही कंडक्टर खुले या परिंदा नीचे गिरा, इन कंडक्टर के खुलने से फॉल्ट भी फ़ौरन क्लियर हो गया। तो सर्ज करंट या सर्ज वैल्यू या इंस्टाटेनियस वैल्यू लम्हाती तौर पर, परमानेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, लम्हाती तौर पर यकदम से वैल्यूज़ का बढ़ जाना या अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाना क्या कहलाता है, उसकी इंस्टाटेनियस वैल्यू या उसको हम लोग कहते हैं सर्ज वैल्यू। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, शार्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर आ जाती हैं। इसका बाकी जो रह गया हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, 7 रहता है और 8 रहता है। ये क्वेश्चंस के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।